जय हिंद फ्रेंड्स, यूपीपीएससी वाले या यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट किया है, लियन तक कंप्लीट हो चुका है। आगे हम लोग शुरू करते हैं स्थानापन्न ऑफिशिएट। ऑफिशिएट को स्थानापन्न भी बोलते हैं। इसका वर्णन मूल नियम 9 सब क्लाउज 19 में है। 9 सब क्लाउज 19 में है। जब किसी पद पर दूसरे व्यक्ति का धारणाधिकार लियन हो और उस पद पर कोई अन्य कर्मचारी अस्थायी रूप से कार्य करे तो इसे स्थानापन्न कहा जाता है। इससे पहले हमने आपको लियन के बारे में बताया था कि लियन क्या है। लियन में क्या होता है कि एक एम्प्लॉय का दूसरे डिपार्टमेंट में, दूसरे विभाग में सिलेक्शन हो जाता है तो वो अपने पद से रेजिग्नेशन देकर दूसरे पद पे ज्वाइन करता है, लेकिन पुराने विभाग में वो लियन लेकर जाता है कि अगर मुझे जो नया विभाग है वहां पर मेरा परमानेंट नहीं होता है पोस्ट, या फिर मेरा मन नहीं लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं अपने पुराने विभाग में वापस आ सकता हूं, वो लियन है। अब लियन पद पे क्या होता है, जैसे कि कोई एम्प्लॉय मानो पुराने विभाग में यहाँ पे काम कर रहा है, वो इस पोस्ट को छोड़कर दूसरे पद पे चला गया तो ये पद तो खाली हो गया पुराने विभाग में। फिर यहाँ पे क्या करेगा, जो पुराना विभाग है उस पद पे नियुक्ति नहीं करेगा, परमानेंट नियुक्ति नहीं करेगा, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को उस पद पर नियुक्त कर देगा। इसको स्थानापन्न बोलते हैं, जो कि लियन के अगेंस्ट होता है। उस पद पर कोई अन्य कर्मचारी अस्थायी रूप से कार्य करता है, इसे स्थानापन्न कहते हैं। आई होप कि अब समझ में आ गया होगा आपको। अंतिम वेतन प्रमाण पत्र एलपीसी, ये क्या होता है? इसका वर्णन वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 5 भाग 1 के प्रस्तर 1। अंतिम वेतन पत्र, इसको एलपीसी बोलते हैं, लास्ट पे सर्टिफिकेट। इसका वर्णन वित्तीय हस्त पुस्तिका के खंड 5 भाग 1 के प्रस्तर 140 ए में वर्णित है। इसे याद रखेंगे। अगर आप अपने उत्तर को कोट करके लिखेंगे विद सेक्शन तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगा। जब किसी कर्मचारी का एक स्थापना कार्यालय से दूसरे स्थापना कार्यालय में स्थानांतरणोपरांत कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अंतिम वेतन प्रमाण पत्र एलपीसी निर्गत किया जाता है, उसे एलपीसी कहते हैं। मानो आप इलाहाबाद में काम कर रहे हैं और आपकी पोस्टिंग लखनऊ में हो जाती है। इलाहाबाद से डायरेक्ट आप लखनऊ पोस्टिंग हो जाती है नए ऑफिस में। डिपार्टमेंट मतलब आपका जो विभाग है वही है, लेकिन आपका एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर हो जाता है। फिर ऐसे केस में क्या होगा, कार्यालय बदल जाता है, आपका ट्रेजरी बदल जाता है, फिर पुराना विभाग, पुराना डिपार्टमेंट, पुराना ऑफिस आपको एलपीसी नियुक्त करता है, लास्ट पे सर्टिफिकेट, कि देखिए यहाँ पे ये जो कार्य कर रहे थे इनका वेतन ये है और इसी वेतन पे इनका कंटिन्यू करना है आगे। ओके, इसीलिए अंतिम वेतन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, इसको एलपीसी बोलते हैं। इस प्रमाण पत्र में मूल वेतन, महंगाई भत्ता, किराया भत्ता, आयकर, लोन अग्रिम एवं अन्य कटौतियों का उल्लेख रहता है। समझ में आ गया? एलपीसी में क्या क्या उल्लिखित रहता है? मूल वेतन, महंगाई भत्ता, किराया भत्ता, जो टैक्स कट रहा है वो, अगर कोई लोन चल रहा है तो वो, अगर कोई एडवांस है तो वो, ठीक है, ये सारी कटौतियों का उल्लेख रहता है, ताकि जो नेक्स्ट आप ऑफिस ज्वाइन करेंगे वहां भी इसी तरह से ये कंटिन्यू हो पाए। चलिए, सेवा सत्यापन क्या होता है इसको जानते हैं। सेवा सत्यापन, इसका वर्णन वित्तीय हस्त पुस्तिका के खंड 5 भाग 1 के प्रस्तर 144 में है। 144 में है सेवा सत्यापन और 140 ए में है अंतिम वेतन प्रमाण पत्र, और ये दोनों वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 5 के भाग 1 में उल्लेखित है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सेवा पुस्तिका का प्रतिवर्ष सत्यापन किया जाता है। जो ऑफिस का इंचार्ज होता है, कार्यालयाध्यक्ष होता है, वे आपके सर्विस बुक का सत्यापन करते हैं और वो प्रतिवर्ष किया जाता है। यह सत्यापन वेतन बिल पंजी से किया जाता है। वेतन बिल पंजी जो होता है, सैलरी रजिस्टर जो होता है, उससे आपका सत्यापन किया जाता है। सेवा सत्यापन में लिखा जाता है ये लाइन क्या लिखा जाता है? सेवा पुस्तिका का सत्यापन वेतन बिल से किया गया, जिसे दिनांक 1 जनवरी 2025 से दिनांक 31 दिसंबर 2025 तक सत्यापित किया जाता है। अमूमन ये 1 वर्ष के लिए होता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। यहाँ पर मैंने वर्ष का उल्लेख इसलिए कर दिया है कि क्योंकि अभी 2025 चल रहा है, तो जरूरी नहीं है कि अगले साल भी 2025 ही लिखिए। नेक्स्ट ईयर ये ईयर चेंज हो जाएगा और 31 दिसंबर तक होता है ये सत्यापन। वित्तीय औचित्य के मानक, स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। अब ये जानना है, सरकार के खर्च को करते समय आप उतनी ही मितव्ययिता, सतर्कता बरतेंगे जितना कि एक सामान्य विवेकशील प्राणी अपने निजी धन के व्यय में करता है। वित्तीय औचित्य का मतलब है कि जो सरकारी खर्चे होते हैं उसमें आपको उस खर्चों को अपना खर्चा समझकर करना है, उसमें कोई करप्शन नहीं करना है, उसमें लापरवाही नहीं बरतनी है।
जिस तरह से कोई आदमी होता है वो अपना खर्च बहुत सावधानी से करता है, उसी प्रकार आपको सरकार के पैसों का खर्च करना है। इसी को वित्तीय औचित्य कहते हैं। प्रतिकर भत्ता क्या कहते हैं? प्रतिकर भत्ता, इसका वर्णन वित्तीय हस्त पुस्तिका के मूल नियम खंड 2 भाग 2 से 4 के नियम 9 सब क्लॉज 5 में है। 9 सब क्लॉज 5 खंड 2 भाग 2 से 4 के नियम में है। प्रतिकर भत्ता ऐसा भत्ता जो किसी विशेष परिस्थितियों में कार्य करते समय व्यक्तिगत व्यय की पूर्ति के लिए दिया जाता है। जो कोई कार्य कर रहे हैं, विशेष परिस्थिति है, उसमें अगर आपका कोई व्यक्तिगत खर्चा है, उसकी पूर्ति की जाती है विभाग के द्वारा, तो उसको प्रतिकर भत्ता कहते हैं। यहाँ पे ये सब क्लॉज याद रखना है। आपको मैंने पढ़ाया है 9 सब क्लॉज 9, 9 सब क्लॉज 12, 9 सब क्लॉज 21, 9 सब क्लॉज 22, 9 सब क्लॉज 23, 9 सब क्लॉज 25, 9 सब क्लॉज 5, ये हो गया 9 सब क्लॉज 7। आप इन सब सारे सब क्लॉज को कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपने क्या सीखा इससे। यह भत्ता यात्रा भत्ता, स्थानांतरण भत्ता, वाहन भत्ता एवं समय समय पर सरकार द्वारा घोषित अन्य प्रतिकर भत्ता होते हैं। तो प्रतिकर भत्ता का यहाँ पे प्रारूप देगा, यहाँ पे ट्रेवलिंग अलाउंस होता है, ट्रांसफर का जो आपको अलाउंस मिलता है वो हो गया, व्हीकल अलाउंस हो गया, और समय समय पर सरकार जो भी भत्ता अनाउंस करते हैं उसको माना जाता है। अब हम लोग दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, भवन ऋण अग्रिम वित्तीय हस्त पुस्तिका। अब एडवांस जो होता है, हाउस बिल्डिंग एडवांस, उसकी चर्चा हो रही है यहाँ पे, और ये लिया गया है वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 5 के भाग 1 अध्याय 11 नियम 242 से 244। अब यहाँ पर हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो नियम 255 से 260 है वो किस में वर्णित है, वो किसके लिए है? यहाँ पे खंड 5 भाग 1 के अध्याय 11 की चर्चा की गई है और नियम 242 से 244 का चर्चा हुआ है हाउस बिल्डिंग एडवांस में। साथ ही शासनादेश के बारे में आप जानेंगे कि शासनादेश दिनांक 31 अक्टूबर 1994, 12 जुलाई 1994 एवं 12 अक्टूबर 2010 का यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है। यहाँ पे जो एडवांस होते हैं उसके प्रकार बताया गया है। यह है भवन निर्माण के लिए और मोटरसाइकिल, कंप्यूटर, मोटर कार इत्यादि के लिए दिया जाता है। अच्छा, भवन निर्माण क्रय के लिए भी दिया जाएगा, भवन निर्माण के लिए, उसके विस्तार के लिए, मरम्मत के लिए, मेंटेनेंस के लिए। ठीक है। समान शर्तें एवं अर्हता क्या होती है? 3 वर्ष से कार्यरत अस्थायी और अस्थायी कर्मचारी होना चाहिए। आपकी सेवा जो होनी चाहिए 3 वर्ष की होनी चाहिए। यह अग्रिम तदर्थ कर्मी को देना ही है। ठीक है, तदर्थ कर्मी परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होता है, उसको यह अग्रिम नहीं दिया जाएगा। अस्थायी कर्मचारी को 2 गवाह देने होंगे। जो अस्थायी कर्मचारी है, परमानेंट एम्प्लॉय है, यह अग्रिम लेने से पहले 2 गवाह देंगे और वे दोनों गवाह भी अस्थायी कर्मचारी होने चाहिए। तथा गवाहों का रिटायरमेंट अग्रिम लेने वाले कर्मचारी के बाद के होने चाहिए। मानो आपका रिटायरमेंट 2030 में हो रहा है, तो जो 2 गवाह आप देंगे इसके बाद का रिटायरमेंट डेट होना चाहिए 2031 होना चाहिए, 2032 होना चाहिए, या जो भी हो इसके 30 के बाद का होना चाहिए। यानी कि जो रिटायर कर्मी जो एडवांस लिया है उसके रिटायरमेंट से बाद का होना चाहिए। अग्रिम लेने के लिए विभाग को प्रार्थना पत्र देना होता है, एक लेटर देना होता है। प्रार्थना पत्र के साथ व्ययनामा भी देना होता है, एक एस्टिमेट बनाकर देना होता है कि कितना खर्च आएगा। भार मुक्त प्रमाण पत्र, ये क्या होता है? यह प्रमाण पत्र निबंधन कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें भूमि के बारे में उल्लेख रहता है कि संबंधित भूमि पर कोई विवाद नहीं है और यह भूमि विवाद रहित है। इसी को भार मुक्त प्रमाण पत्र कहते हैं। आपको पता है कि हाउस बिल्डिंग एडवांस किसको मिलता है और किस केस में मिलता है? जब कर्मचारी के पास अपने नाम से ये भूमि होता है उसको मिलता है। ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो आप भूमि आपके नाम से है वो विवादित हो, तो उस केस में आपको हाउस बिल्डिंग एडवांस नहीं मिलेगा। विवाद रहित जमीन पे आपको मिलेगा बिल्डिंग बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए। ठीक है। तो यह प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? यह निबंधन कार्यालय जारी करता है। यह प्रमाण पत्र निबंधन कार्यालय जारी करता है। निर्माण कार्य में होने वाले व्यय का एस्टिमेट देना होगा। ये एस्टिमेट आपको बताएगा कि आपके निर्माण कार्य में कितना खर्चा होगा, इसके लिए आपको देना होगा। अस्थायी कर्मचारी फॉर्म संख्या 25D में 2 गवाह देगा और ब्याज दर सहित प्रमाण पत्र देगा। जो अस्थायी कर्मचारी है उसके लिए फॉर्म संख्या 25D है, जिसमें आपको एस्टिमेट बनाकर देना है, तो 25D याद रखना है। और अस्थायी कर्मचारी के लिए निर्माण कार्य में होने वाले एस्टिमेट के लिए है ये, और साथ में उसमें 2 गवाह भी देना होगा और ब्याज दर का सहमति पत्र देना होगा, जिसमें जो हाउस बिल्डिंग के लिए इंटरेस्ट लगेगा आपको, उसमें आपकी सहमति है वो आपको देना होगा। पूरी सेवा काल में कोई भी सरकारी कर्मचारी मात्र 1 बार ही निर्माण कार्य के लिए अग्रिम ले सकता है एवं 1 बार ही विस्तार मरम्मत के लिए अग्रिम ले सकता है। तो आपका जो सर्विस है पीरियड, उसमें आपको बार बार नहीं मिलेगा, एक ही बार मिलेगा हाउस बिल्डिंग एडवांस।
और उसमें आप निर्माण कार्य करिए या फिर विस्तार करिए, मरम्मत करिए। एक बार आपको मकान बनाने के लिए और एक बार आपको विस्तार या मरम्मत के लिए दिया जाएगा। निर्माण के 5 वर्ष बाद ही मरम्मत विस्तार के लिए अग्रिम दिया जाएगा। जैसे आपने भवन निर्माण कर लिया, भवन निर्माण होने के 5 वर्ष बाद आपको दोबारा से मरम्मत या विस्तार के लिए अग्रिम दिया जाएगा। अगर ये भी आप अग्रिम ले लेते हैं मरम्मत विस्तार का, तो फिर आपको कोई अग्रिम नहीं दिया जाएगा। संयुक्त स्वामित्व की संपत्ति, पत्नी, पति, पुत्र, माता पिता, भाई बहन पर भी अग्रिम दिया जाएगा। अगर आपने ज्वाइंट संपत्ति खरीदा है, पत्नी और आप मिलकर आप नाम देकर खरीदे हैं, या आपके पत्नी के नाम से है या पति के नाम से है या पुत्र के नाम से, जिसमें आप भी ज्वाइंट में है, संयुक्त स्वामित्व रखते हैं, तो आपको अग्रिम मिलेगा, हाउस बिल्डिंग एडवांस मिलेगा। यदि संपत्ति पत्नी या पति के नाम है और पति पत्नी संयुक्त स्वामित्व नहीं रखता है, तो उस परिस्थिति में पति पत्नी से भूमि से संबंधित पावर अटॉर्नी लिया जाएगा। अब पति पत्नी के केस में क्या है कि मानिए पत्नी के नाम से जमीन है और पति संयुक्त स्वामित्व नहीं रख रहा है, फिर क्या उसको नहीं मिलेगा? मिलेगा, लेकिन उसमें क्या होगा, पत्नी को पावर ऑफ अटॉर्नी देना होगा लिख करके कि हमारे पति को पूर्ण अधिकार है हमारे संपत्ति पे। ठीक है। गृह निर्माण की अग्रिम धनराशि 34 माह का बैंड वेतन या 7.5 लाख रुपया जो भी कम हो दिया जाएगा। तो देख लीजिए बहुत कम ही राशि मिल रहा है, यहाँ पे 7.5 लाख रुपया मिलता है भवन निर्माण के लिए। 7.5 लाख रुपया मिलेगा अधिकतम, या 34 माह का जो आपका वेतन होता है उसका मिलेगा। और 34 माह का वेतन अगर 7.5 लाख रुपए से अधिक हो जाएगा तो वो नहीं मिलेगा आपको, तब 7.5 लाख रुपया ही मिलेगा, 7.5 लाख जो भी कम हो, यहाँ लिखा हुआ है। मरम्मत कार्य हेतु 1.80 लाख या 34 माह का पे बैंड वेतन जो भी कम हो। स्वाभाविक है 34 माह का पे बैंड ज्यादा ही हो जाएगा और अधिकतम आपको 1.80 मिलेगा। शासनादेश 12 अक्टूबर 2010 का रेफरेंस दिया गया है कि 2010 में ये शासनादेश आया था, जिसमें बोला गया है कि 1.80 लाख यानी कि 1,80,000 रुपए आपको मरम्मत कार्य के लिए दिया जाएगा। भवन निर्माण के लिए आपको याद रखना है 7.5 लाख यानी कि 7.5 लाख, या 34 माह का जो वेतन बैंड है वो जो भी कम हो। ठीक है। और मरम्मत कार्य के लिए 1.80 या 34 माह का वेतन बैंड जो भी कम हो। अब है निर्माण अग्रिम 240 मासिक किस्तों में दिया जाएगा। मतलब आप जो अग्रिम लिए हैं उसका 240 किस्तों में चुकाना है आपको, अधिकतम 240 मासिक किस्तों में आपको चुका देना है। मरम्मत विस्तार अग्रिम 120 मासिक किस्तों में ब्याज सहित चुकाना होगा। निर्माण के लिए आपको 240 किस्तों में चुकाना है और मरम्मत के लिए 120 मासिक किस्तों में चुकाना है, जिसमें ब्याज भी इंक्लूड रहेगा। 7.5 लाख रुपए का अग्रिम लेने पर ब्याज दर 12% देना होगा। अगर आप 7.5 लाख का अग्रिम लेते हैं तो 12% आपको ब्याज देना होगा, और 1.5 लाख से 5 लाख तक का अग्रिम लेने पर 9% देना होगा। ये दोनों याद रखना है आपको कि 1.5 लाख से 5 लाख तक 9% ब्याज आपको देना है, और 7.5 लाख रुपए का अग्रिम लेने पर 12% का ब्याज देना है। नियमित एवं समय से किस्त चुकाने पर ब्याज दर में 2.5% की छूट दी जाएगी। अगर नियमित आप किस्त दे रहे हैं, कोई भी आप इंस्टॉलमेंट चूक नहीं रहे हैं, कंटिन्यू पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको 2.5% की छूट मिल जाएगी। यानी कि 12% से आपको अब 12% में 9.5% ही लगेगा। क्लियर है। अब इसका गणना कैसे होता है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, ब्याज बराबर रिड्यूसिंग बैलेंस इंटू ब्याज की दर बाय 1200, रिड्यूसिंग बैलेंस, ब्याज की दर और 1200, ये आपका फॉर्मूला है। अच्छा, ये कैसे बनेगा? मान लीजिए आपने 7.5 लाख रुपया का लोन लिया, उस पे 12% ब्याज है और डिवाइड कर देना है इसको 1200 से। ऐसे लिखना है 7.5 लाख गुने 12% बट डिवाइडेड बाय 1200। कर्मचारी की मृत्यु की दशा में ब्याज माफी मूलधन या मूलधन वसूल किया जाना अनिवार्य है। अब कर्मचारी की मृत्यु हो गई तो उस दशा में क्या होता है कि ब्याज की माफी हो जाती है, लेकिन मूलधन वसूल किया जाता है। यदि ब्याज की आंशिक वसूली मृत्यु तक हो चुकी थी तो बाकी शेष धनराशि ही माफ होगी। मान लीजिए कि कोई ब्याज है, अब कोई लोन लिया है उसने और उस पर वो मासिक किस्त भी चुका रहा है और ब्याज भी चुका रहा है, उसकी मृत्यु हो गई तो जितना ब्याज चुका दिया है वो माफ नहीं होगा। ठीक है, वो उसके बाद का जो शेष बचा हुआ है वो माफ होगा।
वसूली गई ब्याज धनराशि वापस नहीं होगी, यही तो लिखा हुआ है, धनराशि जो ब्याज का लिया गया वो वापस नहीं होगा, बाकी सब माफ हो जाएगा। नेक्स्ट है भूमि भवन अग्रिम हेतु भार मुक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं रजिस्ट्री की प्रति आवश्यक होगी। ये तो पहले ही बता चुके हैं कि ये रजिस्ट्री ऑफिस से भार मुक्त प्रमाण पत्र लेना है और रजिस्ट्री की एक प्रति भी जमा करनी होती है। भूमि या भवन के क्रय निर्माण के 4 माह के अंदर राज्यपाल महोदय के पक्ष में रजिस्टर बंधक आवश्यक है। अब क्या है कि जो भूमि या भवन का क्रय या निर्माण के लिए आपने अग्रिम लिया है उसके 4 माह के अंदर आपको भूमि को रजिस्टर बंधक करना है, मॉर्गेज करना है। किसके नाम से? राज्यपाल महोदय के नाम से। अग्रिम की राशि 2 किस्तों में दी जाएगी जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा करना होगा, ठीक है। और ये जो राशि आपको दी जाएगी एक बार नहीं दी जाएगी। अगर 7.5 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं आप तो आपको 2 किस्तों में ये दिया जाएगा। पहले किस्त में आपको 3,75,000, फिर नेक्स्ट किस्त में 3,75,000, इस तरह से दिया जाएगा। और पहला किस्त जो आपको लेंगे उसका अगर आपने उपयोग कर लिया है भवन निर्माण में तो उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र देना होगा जिसको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं। अग्रिम का लेखा महालेखाकार के कार्यालय में खुलवाया जाएगा। यह कार्य कार्यालयाध्यक्ष या आहरण एवं वितरण अधिकारी डीडीओ द्वारा किया जाएगा तथा नियमित कटौती का विवरण प्रेषण होगा। जैसे ही आप एडवांस लेंगे तो इसका एक अकाउंट खुलेगा, वो खुलेगा लेखा महालेखाकार के कार्यालय में। जो महालेखाकार का कार्यालय होता है वहां पे आपका अकाउंट खुलेगा, लेखा खुलेगा और उसमें एडवांस का रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा। और ये काम कौन करवाएगा? जो ऑफिस आपको एडवांस देगा उसका कार्यालयाध्यक्ष या डीडीओ, ओके। और जो नियमित कटौती आपके वेतन से हो रही है इसकी भी सूचना वहां देगा ताकि वो रजिस्टर जो है महालेखा का कार्यालय में वहां पे अपडेट होता रहे। मॉर्गेज बंधक के लिए अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए जाने पर अग्रिम राशि एक मुश्त वसूल की जाएगी। यहाँ पे ये भी कंडीशन लिखा हुआ है कि जिस जमीन के अगेंस्ट आपको लोन दिया गया है अगर उसको मॉर्गेज नहीं कराते हैं, उसका अभिलेख नहीं देते हैं तो जो अग्रिम राशि आपको दिया गया है वो एक मुश्त लिया जाएगा। अग्रिम के मूलधन एवं ब्याज की वसूली होने के पश्चात लेखा भेजकर महालेखाकार से पुष्टि कराना अनिवार्य है। जब आप अग्रिम की मूलधन एवं ब्याज की वसूली कर लेते हैं तब ये इसका लेखा जो है महालेखाकार के कार्यालय में भेजा जाता है और उनकी पुष्टि करा लिया जाता है कि अब इन्होंने टोटल पैसा दे दिया है। और फिर महालेखाकार की पुष्टि के पश्चात ही जिलाधिकारी पंजीयक को संपत्ति भवन को भार मुक्त करने का अनुरोध पत्र स्वीकर्ता पदाधिकारी द्वारा भेजा जाएगा। जैसे ही महालेखाकार की पुष्टि हो जाएगा तो उसके पास जो जिलाधिकारी है या पंजीयक है जो संपत्ति या भवन को भार मुक्त करने का आपको प्रमाण पत्र देंगे उनसे आपको अनुरोध करना होता है। फिर वो स्वीकर्ता जो पदाधिकारी, जिलाधिकारी या पंजीयक पदाधिकारी वो आपको भार मुक्त प्रमाण पत्र जारी करेगा। भवन निर्माण हेतु कम से कम 10 वर्ष की सेवा तथा मरम्मत विस्तार हेतु 5 वर्ष की सेवा अवशेष होना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि अगर आपको भवन निर्माण के लिए लोन लेना है तो आपकी सेवा कम से कम 10 वर्ष बची होनी चाहिए। क्लियर है? और विस्तार जो मरम्मत या विस्तार के लिए लेना है लोन भवन का उसमें 5 वर्ष की सेवा आपका बची होनी चाहिए। तो यहाँ पे बोला गया कि सेवा बची होनी चाहिए तब आपको मिलेगा, ठीक है। और जो परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं जिनकी सेवा 5 वर्ष की हो जाती है वो भवन निर्माण के लिए लोन लेते हैं। बट यहाँ पे ये भी कंडीशन लिखा गया है कि मानिए आप 5 वर्ष की सेवा हो गई, अगले वर्ष आपका रिटायरमेंट है तो आपको नहीं मिलेगा। कम से कम आपका 10 वर्ष का सेवा बचा होना चाहिए तब आपको बिल्डिंग एडवांस मिलेगा, हाउस बिल्डिंग एडवांस। और 5 वर्ष की सेवा बचनी चाहिए अगर आप रिपेयर मेंटेनेंस करना चाहते हैं बिल्डिंग का तो। अब अगला केस है हायर परचेज किराया क्रय के आधार पर क्रय की जाने वाली संपत्ति पर अग्रिम देय नहीं होगी। जो आप हायर परचेज के आधार पर क्रय करते हैं कंपनी ये संपत्ति उस पर आपको एडवांस नहीं दिया जाएगा। पहले मूलधन की किस्तों की वसूली की जाएगी तत्पश्चात ब्याज की राशि वसूली की जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है। आप बैंक से लोन लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके साथ जो आपका मूलधन है वो भी लिया जाता है और उसके साथ इंटरेस्ट भी लिया जाता है, दोनों साथ साथ चलता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका मूलधन है उसका किस्त पहले लिया जाएगा, ठीक। वो जब वो खत्म हो जाएगा तब जो उस पर ब्याज है उसकी जो गणना हुई है फिर उसको लिया जाएगा इंस्टॉलमेंट में। तो यहाँ पर दिखा रहा है एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। कोई कर्मचारी 3 लाख के लिए आवेदन करता है और उसे 2 किस्तों में ऋण की राशि 11% ब्याज की दर से स्वीकृत की जाती है जो इस प्रकार है। मानी 1 अप्रैल 2022 को प्रथम किस्त 2 लाख रुपए उसको मिला एवं 1 सितंबर 2022 को द्वितीय किस्त
राशि 1,00,000 रुपया, यानी कि पहली बार इसको 2 लाख मिल गया और दूसरी बार इनको 1,00,000 रुपया मिला। तो इस पर आपको गणना करके दिखाना है, ठीक है। कर्मचारी के अनुरोध पर चुकाने वाली किस्त की राशि प्रतिमाह 4,000 रुपया। कर्मचारी बोलता है कि सर मेरा 3,00,000 का लोन है, आप ना मेरे वेतन से 4,000 रुपया प्रतिमाह काटिए, और किस्त की जो निर्धारित राशि बनती है, जो संख्या बनती है वो 75 बनती है। 4,000 रुपया प्रतिमाह कटाएगा तो सही में 75 ही बनेगा। और आपको पता है कि हाउस बिल्डिंग एडवांस के लिए मैक्सिमम 240 किस्त बना सकते हैं, ये 75 किस्त में ही खत्म कर दे रहा है। और भवन निर्माण मरम्मत के लिए 120 किस्त में, ठीक, इसका आधा हो जाता है। यहाँ पे 75 किस्त बनवाया, तो कृपया मूलधन एवं ब्याज की गणना कीजिए। अब ये पूरा क्वेश्चन हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक। अब इसको सॉल्व करना है, तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। लोन स्वीकृति की राशि प्रथम किस्त 2 लाख, पहले 2 लाख इसको मिला है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2022 को मिला है प्रथम किस्त। प्रथम किस्त का माह जो ब्याज का राशि होगा, गणना 1 महीना अप्रैल में लिया है तो मई से शुरू होगा ना इसका ब्याज, तो मई 2022 को दी जाएगी, जिसकी गणना निम्न प्रकार है। ब्याज की गणना कैसे करेंगे, क्योंकि उसने कितना 11% ब्याज पर लोन लिया है। आगे का क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि 11% ब्याज पर इसको लोन मिला है। तो यहाँ पे 8.5% क्यों गणना कर रहे हैं? रीजन कि अगर नियमित किस्त अगर वो चुका रहा है तो उस पर 2.5% का छूट दिया जाता है, ये नियम है। तो 2.5% का इसमें छूट मिला है इसको, इसीलिए 8.5% यहाँ पे गणना में लाए हैं। 2 लाख गुने 8.5% डिवाइडेड बाय 1200, तो जो बनकर आएगा ब्याज इसका 1 महीने का, वो आएगा 1,416.66 पैसा। अब इसकी गणना ऐसे करेंगे, क्योंकि नियमानुसार यदि कोई कर्मी नियमित रूप से किस्त की राशि जमा करता है तो उसे निर्धारित ब्याज दर में 2.5% की छूट दी जाती है, इसीलिए 8.5% की गणना की गई है, उसका यहाँ पे उल्लेख किया गया है। अब द्वितीय किस्त क्या आएगा जून से, देखो पहला किस्त आ गया इसका 1,416.66, ये मई का, और जून का क्या आएगा, तो 2 लाख रुपया में से आप क्या करेंगे, 2 लाख में 4,000 घटाएंगे अप्रैल माह में, तो कितना आएगा, ये घट के ये हो जाएगा जून में 1,96,000। अभी मूल किस्त हम चुका रहे हैं ना, जो मूल राशि है उस पर किस्त चुका रहे हैं 4-4 हजार का। तो अप्रैल में ये 2 लाख था वैल्यू इसका, मैंने यहाँ पे मई में 2 लाख था और मैंने यहाँ जून से घटा कर लिखा है। तो मई का 2 लाख का यहाँ पे गणना कर लिए, 4,000 घटाए आप किस्त से, तो कितना बच गया यहाँ पे 1,96,000। उस पर ब्याज कितना आया इसको 1,416.66 पैसा। अब जून से यहाँ पे देखिए गणना की गई है, जून में 1,96,000 हुआ, दूसरा किस्त 4,000 घटेगा 1,92,000। इस पर ब्याज की गणना कैसे होगी, 1,96,000 गुने 8.5 डिवाइडेड बाय 1200, अब ये आएगी ब्याज 1,388.33 पैसा। लिखते जाएंगे। फिर जुलाई में क्या होगा, ये पैसा जो 1,96,000 से 4,000 घटा है, 1,92,000 हुआ, ये उठ के यहाँ आ जाएगा। 1,92,000 में 4,000 रुपया किस्त का कटेगा, 1,88,000 हो गया। अब 1,92,000 पे 8.5% का ब्याज लगेगा और जो ब्याज राशि निकल के आएगा यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ पे जो 1,88,000 है इसको उठाकर यहाँ लाएंगे और ये इसमें से 4,000 रुपया पर तीसरी किस्त कटेगा, 1,84,000 हो गया। और ब्याज की गणना 1,88,000 पे करेंगे, 8,500 से भाग देंगे और जो आएगा यहाँ पे लिखेंगे। इस तरह से जब आप लास्ट में पहुंचेंगे तो आपको यहाँ पे सितंबर में जाकर 1,84,000, देखिए यहाँ पे अगस्त तक हमने कैलकुलेशन किया है, मई से अप्रैल में लोन लिया, मई जून जुलाई अगस्त तक किया है। सितंबर में 1 लाख रुपया द्वितीय किस्त इसको मिल जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में कहा है ना कि सितंबर माह में इसको 1 लाख रुपया मिल जाता है एक्स्ट्रा। अब हम क्या करेंगे, इस 1 लाख रुपए को 1,84,000 रुपये यहाँ तक बचा था इसमें जोड़ देंगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 2,84,000। अब यहाँ पे 4,000 रुपया घट के 2,80,000 हो जाएगा और ब्याज की गणना ये 2,84,000 रुपये होगा, चूंकि 2,84,000 मूलधन है। 2,84,000 पे 8.5% से गुना करेंगे और 1,200 से भाग देने पे जो ब्याज आएगा वो ये यहाँ पर आएगा। ये सिलसिला 75 किस्तों तक चलेगा। एक तरफ ब्याज की गणना होगी, एक तरफ मूलधन की गणना होगी। जब यह राशि खत्म हो जाएगा 4,000 प्रति किस्त में, तब इस राशि का इंस्टॉलमेंट चुकाना होगा इसको। क्लियर है? तब जब ये चुका देगा 75 किस्त में, तब इसका बनेगा इंस्टॉलमेंट और इस ब्याज की राशि को वो फिर बोलेगा कि हमको इतना किस्त में चुकाना है और इतना राशि काटिए। अगर 2,000 बोलेगा 2,000, 3,000 बोलेगा 3,000 करके ये ब्याज की राशि भी वसूल किया जाएगा। तो ये बढ़िया है यार, पहले मूलधन चुकाओ उसके बाद ब्याज चुकाओ। इस बीच अगर कोई घटना हो गई, जो भी आकस्मिक घटना, तो उसमें माफ हो जाएगा। मानो लोन लेने वाले की मृत्यु हो गई
तो इसकी राशि तो ब्याज की माफी। अवकाश यात्रा सुविधा LTC स्वीकृत होने पर अनुमानित व्यय का 4/5 अग्रिम स्वीकृत, जो कि वित्तीय वर्ष या यात्रा पूर्व होने पर एक मुश्त समायोजन किया जाएगा। अग्रिम राशि 80% LTC पर देय होती है। अवकाश यात्रा सुविधा इसको बोलते हैं LTC, लीव ट्रेवल कंसेशन। आई थिंक यही फुल फॉर्म है इसका, अवकाश यात्रा सुविधा। ठीक है, LTC स्वीकृत होने पर जो आपका खर्चा है, यात्रा भत्ता जो है, मतलब आपका किराया जो लगेगा, टिकट करवाए हैं, वहां जाने में आने में जो खर्च आएगा, उसका अनुमानित व्यय का आप एक एस्टिमेट बनाइए, उसका 4/5 अग्रिम के रूप में आपको दिया जाएगा। और यात्रा जो वित्तीय वर्ष है, उस वित्तीय वर्ष में जब यात्रा कंप्लीट हो जाएगी, उस पर एक मुश्त समायोजन होता है, उसका एक ही बार खत्म किया जाता है। अग्रिम कितना मिलेगा उसमें? 80% LTC के रूप में। सेंट्रल गवर्नमेंट में 90% तक मिलता है। ये चूंकि स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे 80% याद रखना। इसका उल्लेख वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 5 भाग 1 के नियम 249 में है। इसके अनुसार कोई भी कर्मी उक्त के आलोक में 1 माह का वेतन ले सकता है। इसका उल्लेख कहाँ पे है? LTC का उल्लेख वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 5 के भाग 1 में, और इसका नियम है 249। क्लियर है? और इसके अनुसार कोई भी कर्मी जो होता है 1 माह का वेतन ले सकता है। 1 माह के वेतन के बराबर अग्रिम स्थानांतरण या उच्च शिक्षा या प्रशिक्षण हेतु प्रस्थान पर लिया जा सकता है। तो 1 माह के वेतन के बराबर अग्रिम कब ले सकता है? वो ट्रांसफर के केस में, या हायर एजुकेशन के केस में, या ट्रेनिंग के केस में लिया जा सकता है। इसकी वसूली 3 समान मासिक किस्तों में की जाएगी। 3 इंस्टॉलमेंट में इसका आपसे वसूली किया जाएगा। यदि किसी कर्मी का स्थानांतरण यात्रा भत्ता अग्रिम जिम्मा दे हो तो वे अनुमानित राशि का 90% तक अग्रिम ले सकता है। तो यहाँ पे केस चेंज हो गया है। LTC केस में 80% और ट्रांसफर के केस में 90% तक दिया गया है। अर्जित अवकाश कम से कम 30 दिन पर जाने में अंतिम आहरित वेतन के बराबर अग्रिम दे, जो कि उसी माह अवकाश माह के वेतन से एक मुश्त वसूली समायोजन किया जाएगा। अर्जित अवकाश कहने का अर्थ है EL, जो कि कम से कम 30 दिन होना चाहिए, और EL पर 30 दिन के लिए गया है तो उसमें जो अंतिम आहरित वेतन है, जो अंतिम वेतन उसने लिया है, उसके बराबर वो एडवांस ले सकता है। ठीक है, और अगले माह के वेतन से वो एक मुश्त वसूल किया जाएगा और उसका एडजस्टमेंट किया जाएगा। अवकाश का नियम अब हम लोग पढ़ते हैं। अवकाश का क्या नियम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अवकाश नियम, इसको समझिए। वित्तीय हस्त पुस्तिका के खंड 2 के भाग 2 से 4 के अध्याय 10 के मूल नियम 58 से 104, सहायक नियम 35 से 172 एवं समय समय पर जारी शासनादेशों में उल्लेखित है। अवकाश नियम एकदम कंठस्थ याद कर लीजिए कि ये वित्तीय हस्त पुस्तिका के खंड 2 भाग 2 से 4 के अध्याय 10 के मूल नियम 58 से 104 और सहायक नियम 35 से 172। मूल नियम 58 से 104, सहायक नियम 35 से 172, चैप्टर अध्याय 10 और खंड जो वित्तीय हस्त पुस्तिका का है वो 2 है, और इसका जो भाग है वो है 2 से 4। ये मोटा मोटा चीज आपको याद रखना है। मूल नियम 67 के बारे में चर्चा करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 67, अवकाश का दावा अधिकार स्वरूप नहीं किया जा सकता है। कहने का अर्थ है कि वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 2 के भाग 2 से 4 के अध्याय 10 के मूल नियम 67 में यह उल्लेखित है कि अवकाश का दावा अधिकार स्वरूप नहीं किया जा सकता। एज अ राइट आप ये नहीं बोल सकते कि ये मेरा अधिकार है, हमको छुट्टी चाहिए ही चाहिए। प्राधिकारी किसी भी प्रकार के अवकाश को रद्द या अस्वीकार कर सकता है। जो छुट्टी देने वाला आपका प्राधिकारी है वो आपकी किसी भी प्रकार के छुट्टी को कैंसिल या रिजेक्ट कर सकता है, रद्द या अस्वीकार कर सकता है। अब हम लोग बात करते हैं मूल नियम 68 के। 68 में यह कहा गया है कि अवकाश साधारणतया उस दिन से प्रारंभ होता है जिस दिन कार्यभार हस्तांतरित किया जाता है और उस दिन समाप्त होता है जो कार्यभार पुनः ग्रहण करने के दिन के पहले हो। मूल नियम 67 में अवकाश को दावा के आधार पर नहीं आप ले सकते हैं, अधिकार के रूप में नहीं ले सकते हैं, लेकिन मूल नियम 68 में यह कहा गया है कि जब आप छुट्टी लेंगे तो जिस दिन आप अपना चार्ज किसी दूसरे को देकर जाएंगे, अपने जगह पे किसी दूसरे को आप अपना चार्ज देंगे, तो उस दिन से आपका छुट्टी माना जाएगा।
और जिस दिन तक आपने छुट्टी लिया है उससे एक दिन पहले आपका कार्यभार पुनः ग्रहण करने के दिन से पहले, जो एक दिन पहले होता है, उस दिन समाप्त हो जाता है। मूल नियम 73 क्या कहता है अवकाश नियम का? 73, अवकाश समाप्त हो जाने के पश्चात छुट्टी से जानबूझकर अनुपस्थित रहने पर मूल नियम 15 के अंतर्गत दुर्व्यवहार माना जाएगा। तो ये 73 में लिखा गया है कि मूल नियम 15 में आपके अगेंस्ट ये बात बोला गया है कि ये डिसिप्लिनरी अनडिसिप्लिनरी एक्ट है, इसको दुर्व्यवहार कहा गया है। इसीलिए अवकाश जो आपका खत्म होता है, छुट्टी खत्म होता है, उसके बाद आपको इमीडिएट ऑफिस ज्वाइन कर लेना है, जानबूझकर आपको अब्सेंट नहीं रहना है, नहीं तो आपके अगेंस्ट मूल नियम 15 के अंतर्गत दुर्व्यवहार मानकर आपके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। मूल नियम 71 क्या कहता है? 71, चिकित्सीय प्रमाण पत्र पर प्राप्त अवकाश बिना स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए ड्यूटी पर वापस नहीं लौट सकता है। इसमें कहा गया है कि जब आप मेडिकल लीव लेते हैं, चिकित्सा प्रमाण पत्र पर छुट्टी लेते हैं, तो आपके स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र आपको मेडिकल ऑफिसर के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा दिया जाएगा, तभी आप ड्यूटी पर आ सकते हैं। क्लियर है? अगर मानिए कि प्राधिकारी को लगता है जो छुट्टी दिया है कि इसकी एक बार और पुष्टि करा ले जानी चाहिए कि जिसको मेडिकल लीव दिया गया है वो पूर्ण रूप से कार्य पर लौटने के लिए स्वस्थ है या नहीं, इसका कंफर्मेशन दोबारा लिया जाना चाहिए, एक बार सत्यापित करना चाहिए मेडिकल ऑफिसर से, तो दोबारा वो इसके लिए ओपिनियन ले सकता है। क्लियर है? तो हमेशा ध्यान रखना है कि आपको मेडिकल लीव के बाद स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, तभी आप ड्यूटी पर वापस आ सकते हैं। आगे है मूल नियम 87, ये अवकाश वेतन है। मूल नियम 87 में अवकाश वेतन के बारे में चर्चा किया गया है। मूल नियम 81B सब क्लाउज 1, इसमें उपार्जित अवकाश के बारे में कहा गया है। उपार्जित अवकाश अर्न लीव के बारे में बोला गया है 81B1 में। मूल नियम 81B2 यह चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश के बारे में चर्चा करता है 81B सब क्लाउज 2। मूल नियम 81B सब क्लाउज 3, 81B3 निजी कार्यों पर अवकाश के लिए बोलता है। मूल नियम 81B4 लघुकृत अवकाश कम्यूटेड लीव के बारे में बात करता है। मूल नियम 83 विशेष विकलांगता राज्यपाल द्वारा स्वीकृत अवकाश के बारे में बात करता है। और मूल नियम 84 अध्ययन अवकाश स्टडी लीव सहायक नियम 146 के साथ इसको पढ़ेंगे, उसके बारे में बात करता है। मूल नियम 85 असाधारण अवकाश से लीव विदाउट पे के बारे में बात करता है, लीव विदाउट पे मूल नियम 85 में। मूल नियम 101 चिकित्सालय अवकाश हॉस्पिटल सहायक नियम 154 एवं 55 के बारे में बात करता है। तो 101 चिकित्सालय अवकाश हॉस्पिटल, ठीक है, और सहायक नियम 154 एवं 55 की चर्चा आप करेंगे। इसको याद रखना है कि चिकित्सालय अवकाश मूल नियम 101 में लिखा गया है, जिसमें सहायक नियम 154 व 155 के साथ पढ़ना है इसको। और प्रसूति अवकाश, यह अवकाश मूल नियम 101 सब क्लाउज 153 में वर्णित है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और ये मोटा मोटी इंपॉर्टेंट चीज को आपको याद रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाउज हैं, इसको याद कर लीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, आपके एग्जाम में आएगा और आप इसको कोट करके लिखेंगे। नोट, आकस्मिक अवकाश को अवकाश का दर्जा प्राप्त नहीं है। सीएल जो होता है कैजुअल लीव, इसको अवकाश का दर्जा प्राप्त नहीं है। ये सहायक नियम 201 202 में वर्णित है। आकस्मिक तथा विशेष अवकाश शासनादेश संख्या दिनांक 26/7/1973 और प्रतिकर अवकाश जो होता है इसमें यह वर्णित किया गया है कि आकस्मिक अवकाश को अवकाश का दर्जा नहीं है। यह कहां वर्णन है? सहायक नियम 201 और 202 में। मूल नियम 55 सरकारी सेवकों को निलंबन की अवधि में अवकाश प्रदान नहीं किया जा सकता है। याद रखना है कि जो सरकारी सेवक है अगर वो सस्पेंडेड है तो उसको कोई छुट्टी नहीं दिया जाएगा। सस्पेंडेड है तो उसको कोई छुट्टी नहीं दिया जाएगा। मूल नियम 87 क क्या कहता है? अवकाश प्रदान करने वाले प्राधिकारी को अवकाश की प्रकृति में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। मूल नियम 87 को कहता है कि अवकाश जो प्रदान करने वाले प्राधिकारी है, अथॉरिटी है, वो अवकाश की प्रकृति में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जब तक कि आप खुद रिक्वेस्ट नहीं करें तब तक वो अपने मन से नहीं चेंज कर सकते हैं। अर्जित अवकाश के बारे में चर्चा करते हैं। मूल नियम 81B1 इसको अस्थायी कार्मिक को दिया जाता है यह अवकाश। इसको ईएल बोलते हैं, अर्न लीव बोलते हैं, अर्न लीव।
मूल नियम 81B1 में इसका चर्चा है। सहायक नियम 157A सब क्लाउज 1 में अस्थायी कार्मिक को सेवा अवधि के आधार पर दिया जाता है। तो स्थायी कर्मी के लिए जो मूल नियम है 81B सब क्लाउज 1 और अस्थायी कर्मी के लिए सहायक नियम 157A सब क्लाउज 1 में इसकी अवधि के आधार पे वर्णन किया गया है, सेवा अवधि के आधार पर। अर्जित अवकाश जमा की अधिकतम जो सीमा है 300 दिन है। आपको 300 दिन तक अधिकतम अपने खाता में ईएल जमा करने का अधिकार है। अगर इससे अधिक होता है तो वो लैप्स हो जाता है, उसको नहीं लिखा जाता है। संपूर्ण अवकाश काल भारत में व्यतीत करने पर 120 दिन, ठीक है, 120 दिन तक भारत में आप अवकाश उपयोग कर सकते हैं। विदेश में अवकाश काल 180 दिन तक कर सकते हैं। यदि भारत एवं विदेश दोनों के लिए अर्जित अवकाश चाहिए तो वो भी अधिकतम 180 दिन देय होगी, लेकिन भारत में 120 दिनों के अवकाश उपभोग कर सकते हैं एवं शेष 60 दिनों तक विदेश में अवकाश उपभोग किया जा सकता है। देखिए, अगर आप अवकाश ले रहे हैं और आप चाहते हैं कि हमको ईएल एक बार में इतना दिन का चाहिए, तो आपको संपूर्ण अवकाश काल का भारत में जो व्यतीत कर रहे हैं उसमें एक बार में 120 दिन आप छुट्टी पे जा सकते हैं। अगर विदेश में आपको जाना है तो 180 दिन के लिए आपको मिल जाएगा, यानी कि 60 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। लेकिन आपका मन है कि नहीं, हमको भारत भी जाना है और विदेश भी जाना है, इनके भारत में भी रहना है और विदेश भी जाना है घूमने के लिए, और उसके लिए आप ईएल लेते हैं, तो इसके लिए नियम है कि आपको दोनों जोड़ कर नहीं मिलेगा कि 120 दिन यहाँ मिल गया 180 यहाँ मिल गया, ऐसा नहीं, तब तो 300 दिन हो जाएगा। ऐसा नहीं करेगा, यहाँ पे आपको दोनों मिलाकर 180 दिन को दे होगा, 180 दिन का अवकाश, जिसमें आप 120 दिन तक मैक्सिमम भारत में इसका उपयोग कर सकते हैं छुट्टी का, और जितना बच गया 60 दिन उसको आप विदेश में उपभोग कर लीजिए। ये जरूरी नहीं कि 120 दिन ही आ रही है, आप यहाँ पे 50 दिन रहिए, जो 130 दिन बच रहा है वो विदेश में जाके यूज कीजिए। तो ऐसा यहाँ पे प्रावधान मिला हुआ है, प्रावधान किया गया है। अवकाश वेतन मूल नियम 87A सब क्लाउज 1। अर्जित अवकाश काल में किसी कर्मचारी को उसी दर से अवकाश वेतन प्राप्त होगा जिस दर से वह अवकाश पर प्रस्थान करने से ठीक पूर्व वेतन प्राप्त कर रहा था। तो यह जो अवकाश वेतन है, जो अर्जित अवकाश काल है, जो आपने ईएल लिया है, छुट्टी लिया है, उसमें आपको क्या सैलरी मिलनी चाहिए वो लिखा गया है। आपको वही सैलरी मिलेगा जो आपको अवकाश लेने से पहले मिल रहा था, तो सैलरी ही मिलेगा, सैलरी के आधार पर, उसमें कोई कटौती नहीं होगी। अर्जित अवकाश का आगमन, अर्जित अवकाश का आगमन कैसे होता है वो देखते हैं। देखिए, ईएल जो होता है ये आपके अकाउंट में हर छमाही में जमा होता है। तो इसमें 2 बार जमा होता है, एक बार जनवरी को होता है 1 जनवरी को, और दूसरा होता है 1 जुलाई को। तो जनवरी को जो अर्जित अवकाश क्रेडिट होता है वो 16 दिन होता है, और फिर जुलाई में जो होता है वो 15 दिन होता है, यानी कि पूरे साल में 31 डेज आपको ईएल आपके खाता में क्रेडिट किया जाएगा। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में क्या होता है, 15-15 दिन होता है, उसमें एक साल में 30 दिन ही होता है, लेकिन स्टेट में आपको 31 दिन मिल रहा है। उक्त अवकाश 2 छमाही किस्तों में जमा किया जाएगा, ये आपके खाता में रहेगा, जब मन है वो कर लीजिए। अधिकतम 300 दिन से अधिक नहीं होगी, यानी कि अधिकतम आप खाता में, ईएल खाता में 300 दिन ही जमा कर सकते हैं। इससे अधिक का अर्जित अवकाश लैप्स हो जाएगा। मैंने पहले ही बता दिया था, एक पूर्ण माह के लिए 2.5 दिन की दर से अर्जित अवकाश देय होता है, यानी कि 6 माह में जो आपको 15 दिन मिलता है उसका रीजन यह है कि 1 महीना में आपको 2.5 दिन का ईएल मिलता है। तो स्वाभाविक है 6 महीना को मल्टीप्लाई कीजिए 2.5 से, तो आ जाता है 15। ठीक है, अवकाश वेतन का अग्रिम अवकाश 30 दिन से 120 दिन तक हो सकता है। तो जो अवकाश वेतन का अग्रिम अवकाश है वो कितने दिन का हो सकता है, 30 दिन से 120 दिन, यानी कि 4 महीने तक। लेकिन एक बार में केवल 1 माह का ही स्वीकृत होगा। ये भी कंडीशन यहाँ लगा दिया है कि अब लगातार 120 दिन नहीं ले सकते हैं, एक बार में 30 दिन ही मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश। चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश ये कैसे मिलता है, इसका उल्लेख मूल नियम 81B सब क्लाउज 2 में अस्थायी कर्मी के लिए किया गया है। चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश मूल नियम 81B सब क्लाउज 2 में अस्थायी कर्मी के लिए किया गया है। अस्थायी कार्मिक सेवा 3 वर्ष पूरी होने पर 12 माह तक प्राधिकृत चिकित्सा प्रमाण पत्र पर एवं विशेष मामलों में मेडिकल बोर्ड की संस्तुति पर 6 माह अतिरिक्त चिकित्सा अवकाश ले सकता है। कोई परमानेंट एम्प्लॉई है, उसका सेवा अगर 3 साल का पूरा हो गया है तो वो
12 माह तक चिकित्सा प्रमाण पत्र पर छुट्टी ले सकता है, या फिर ऐसी कोई क्रिटिकल कंडीशन है उसमें मेडिकल बोर्ड संस्तुति करेगी, रिकमेंड करेगी कि इसको 6 माह का एडवांस मतलब अतिरिक्त दिया जाए चिकित्सा अवकाश, 6 माह का एडिशनल लीव दिया जाए, तो इनको 12 माह के अलावा 6 माह एक्स्ट्रा भी मिल सकता है, यानी कुल 18 माह मिल सकता है, यानी कि अधिकतम 18 माह का अतिरिक्त अवकाश दिया जा सकता है। अब सहायक, अब हम चर्चा करते हैं अस्थायी कार्मिक के बारे में। इसका उल्लेख नियम 157A सब क्लॉज 1 में है। सहायक नियम 157A सब क्लॉज 1 में अस्थायी कार्मिक को चिकित्सा लीव दिया जाता है। अस्थायी कार्मिक की सेवा 3 वर्ष से कम को 4 मास तक का चिकित्सा अवकाश, इसके पश्चात अस्थायी कार्मिक की भांति लेकिन अतिरिक्त 6 माह का अवकाश नहीं दे होगा। यह कह रहा है कि अगर कोई अस्थायी कार्मिक है, उसकी सेवा 3 वर्ष से कम है, तो उसको मात्र 4 महीने का चिकित्सा अवकाश दिया जाएगा। अगर वो 3 वर्ष की सेवा पूरा कर लिया है, तब उसको अस्थायी कार्मिक की भांति 12 माह का चिकित्सा अवकाश दिया जाएगा। लेकिन अस्थायी जो परमानेंट एम्प्लॉय है, उसको 6 महीने का मेडिकल बोर्ड के संस्तुति पर एक्स्ट्रा भी दिया जाता है, एडिशनल लीव दिया जाता है। यह लीव अस्थायी कर्मी को नहीं दिया जाएगा। स्वस्थता प्रमाण पत्र, ये स्वच्छता हो गया है। स्वस्थता प्रमाण पत्र जो होता है, स्वस्थता प्रमाण पत्र सहायक नियम 96B में इसका उल्लेख है। 1 माह से ज्यादा के अवकाश पर यह जमा करना होता है। स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र, स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र 1 महीना से अगर ज्यादा का लीव आप लेते हैं तो जमा करना होगा। यदि कोई कर्मी चिकित्सा अवकाश पर 1 माह से अधिक दिनों से है, तो विभाग या कर्मी से सेवा में लौटने से पूर्व चिकित्सा स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र की मांग कर सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कोई कर्मी चिकित्सा लीव लिया और 1 महीना से अधिक के अवकाश पर रहा, तो विभाग जब वो सेवा ज्वाइन करने आएगा तो विभाग उससे कहेगा कि भैया आप स्वस्थ हो कि नहीं, इसका प्रमाण पत्र दो, तभी आपको सेवा ज्वाइन करने देंगे, और वो विभाग मांग कर सकता है। कर्मी द्वारा समर्पित चिकित्सा प्रमाण पत्र पर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से कर्मी के स्वस्थ होने का द्वितीय राय लेना अनिवार्य होगा। ये चर्चा मैंने पहले भी कह दिया है कि अगर विभाग चाहे, ये अथॉरिटी चाहे जो छुट्टी दिया है, उसको लगता है कि चिकित्सा प्रमाण पत्र जो दिया गया है इस पर द्वितीय राय भी ले लेना चाहिए मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से कि कर्मी को स्वस्थ ये है कि नहीं, इसको सेवा में लिया जाना चाहिए या नहीं, ये राय द्वितीय राय ले सकता है, सेकेंड ओपिनियन ले सकता है। अब हम बात करते हैं अवकाश वेतन की। सरकारी सेवक को पूर्ण वेतन देय होगा, 2 माह के बाद अतिरिक्त चिकित्सा अवकाश में वेतन देय होगा तथा यह पूर्ण वेतन अधिकतम 12 माह तक देय होगा। तत्पश्चात 6 माह तक अर्ध वेतन दिया जाएगा। संदर्भ मूल नियम 81B सब क्लॉज 2 अस्थायी कार्मिक। इस मूल नियम 81B सब क्लॉज 2 के परिप्रेक्ष्य में यह बात कही गई है कि अस्थायी कार्मिकों को सरकारी सेवक को पूर्ण वेतन दिया जाता है चिकित्सा अवकाश के केस में। अगर 2 माह के बाद वो अतिरिक्त चिकित्सा अवकाश लेता है तब भी वेतन देय होगा, और यह अधिकतम 12 माह तक पूर्ण वेतन दिया जाएगा। और फिर अगर वो 6 माह का एडिशनल मेडिकल लीव लेता है तब उसको वेतन का आधा दिया जाएगा, यानी कि अर्ध वेतन दिया जाएगा, वेतन आधा हो जाएगा जब 12 माह के बाद एक्स्ट्रा लेगा वो तब। और ये संदर्भ बात किसकी कर रहा है? मूल नियम 81B सब क्लॉज 2। अस्थायी कार्मिक सेवा 3 वर्ष पूरी होने पर 12 माह तक प्राधिकृत चिकित्सा प्रमाण पत्र पर एवं विशेष मामलों में मेडिकल बोर्ड की संस्तुति पर 6 माह का अतिरिक्त अवकाश, यानी कि अधिकतम 18 माह का चिकित्सा अवकाश ले सकता है। और इसके लिए अवकाश लेखा बनाया जाता है। निजी कार्यों पर अवकाश, हाफ पे लीव, मूल नियम 81B सब क्लॉज 3, सहायक नियम 157A3 एवं लघुकृत अवकाश कमिटेड लीव, मूल नियम 81B सब क्लॉज 4, सहायक नियम 157A4। इसकी चर्चा करेंगे, निजी कार्यों पर अवकाश। चलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो। और मैं जल्दी से जल्दी चाह रहा हूँ एग्जाम से पहले आप एक बार रिवाइज कर ले, इसलिए वीडियो बना रहे हैं, मैराथन वीडियो। यूपीपीएससी वाला बहुत लेट से बनाया है वीडियो, उसके लिए सॉरी। थैंक यू, बाय बाय।